नमस्कार दोस्तों, लास्ट क्लास में हमने कूलाम्स लॉ के बारे में पढ़ा था, जो बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में डिफाइन था। आज हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड, जो इसी का एक्सटेंशन वर्जन है। इलेक्ट्रिक फील्ड, देखिए, आप सभी जानते हैं अकॉर्डिंग टू कूलाम्स लॉ, इफ देयर आर टू चार्जेस, चार्ज q1 and charge q2, then both charges will apply an electrostatic force on each other। एक दूसरे पर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाते हैं, q1 q2 पर लगाएगा और q2 q1 पर लगाएगा, और उस फोर्स की वैल्यू होगी k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर, वेयर r इज द स्पेसिंग बिटवीन बोथ चार्जेस, दोनों के बीच का गैप होता है। अब देखो, यहां पर एक चीज आती है, इलेक्ट्रिक फील्ड। फील्ड का मतलब क्या होता है? इसके पहले आपने कई सारी फील्ड पढ़ी होंगी, जैसे 11th में ग्रेविटेशनल फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड किसके थ्रू होती है? मास के थ्रू होती है। मतलब जहां मास होगा उसके अराउंड एक फील्ड जनरेट होगी, जिस पर क्या अप्लाई होगा? ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो उस फील्ड को क्या कहते हैं? ग्रेविटेशनल फील्ड कहते हैं। ऐसे ही यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात अगर करें तो सपोज जैसे यहां पर कोई चार्ज Q है, तो Q चार्ज क्या करता है? किसी दूसरे चार्ज पर इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाई करता है। तो हर एक फील्ड की एक रेंज होती है। रेंज मतलब एक पर्टिकुलर रीजन तक ही वो वर्क करता है। जैसे मान लो मैग्नेटिक फील्ड एक होती है, उसके बारे में एग्जांपल लेके बताऊं। जैसे सपोज करो एक बार मैग्नेट है, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, तो इसके आसपास कोई दूसरा मैग्नेट लाएंगे तो उसके इन्फ्लुएंस में इस पर एक मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई होगा एक रीजन तक। अब मान लो मैग्नेट यहां रखा है और मैंने दूसरा मैग्नेट यहां रखा, तो इसका इंटरेक्शन इससे थोड़ा सा कम हो जाएगा जितना दूर जाएंगे, या हो सकता है एक रेंज के बाद वो खत्म भी हो जाए। ऐसे ही चार्ज में होता है, चार्ज के अराउंड एक रीजन होगा, चार्ज के अराउंड एक ऐसा रीजन जहां किसका एज्यूम हो सके? इलेक्ट्रिक फोर्स का। द रीजन अराउंड an electric charge where we can feel an electric force, that field is known as electric field। उस फील्ड को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। मैं इसको अलग से बताऊं, अगर इसको हम अलग से देखें तो ऐसे होगा। यहाँ पर मैं देखता हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब है देखिए, जैसे हम इसको पढ़ रहे थे,
इलेक्ट्रिक फील्ड को मैंने क्या बताया कि एक चार्ज के अराउंड का एक रीजन यानी कि एरिया या जगह, द रीजन अराउंड ए चार्ज where we can feel an electric force that region is called इलेक्ट्रिक फील्ड। उस रीजन को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। अब इसकी एक इंटेंसिटी होती है, इसकी क्या होती है? इंटेंसिटी, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब इसकी वैल्यू कितनी होती है। अगर देखो, जैसे मान लो एक चार्ज है Q, ठीक है, ये क्या करेगा? किसी दूसरे चार्ज पर फोर्स अप्लाई करेगा। मान लो यहां से कुछ दूर एक दूसरा चार्ज Q नॉट रखा है, ये आपका क्या है? ये सोर्स चार्ज है, ये क्या है आपका? टेस्टिंग चार्ज, मतलब जिस पर हमें फील्ड निकालनी है, टेस्टिंग चार्ज। तो ये इस पर क्या अप्लाई करेगा? फोर्स अप्लाई करेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स, ठीक है। तो ज्यादा फोर्स अप्लाई होगा, पास होगा या दूर होगा, तो ज्यादा फील्ड होगी। कम फोर्स होगा, कम फील्ड होगी। जैसे किसके घर में जाओगे तो उसकी फील्ड होगी, इंडिया के क्षेत्र में हो तो इंडिया की फील्ड, किसी और कंट्री के क्षेत्र में जाओगे तो उस कंट्री की फील्ड। तो उसका फोर्स ही तो अप्लाई हो रहा है ना, जितना ज्यादा फोर्स उसकी फील्ड उतनी ज्यादा फील होगी। तो यहाँ पर जितना ज्यादा फोर्स होगा इस पर, इस टेस्टिंग चार्ज पर, उसकी क्या होगी? फील्ड। टेस्टिंग चार्ज पर कम फोर्स होगा, फील्ड कम फील होगी। टेस्टिंग चार्ज पर ज्यादा फोर्स अप्लाई होगा, फील्ड ज्यादा फील होगी। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? E इक्वल टू द इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन यूनिट चार्ज E इक्वल टू F अपॉन Q नॉट। ये कैसी होती है? वेक्टर क्वांटिटी होती है, क्योंकि फोर्स वेक्टर क्वांटिटी तो फील्ड भी वेक्टर क्वांटिटी, कोई फील्ड होगी वेक्टर क्वांटिटी ही होगी। इसका मतलब क्या है? द फोर्स, कौन सा फोर्स? इलेक्ट्रोस्टैटिक, ऑन यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर इसकी SI यूनिट बात करो तो फोर्स अपॉन चार्ज, फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, चार्ज की कूलम, न्यूटन पर कूलम। और डायमेंशन क्या होगी? तो फोर्स की डायमेंशन होती है M/L/T-2, चार्ज की डायमेंशन होती है A/T। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायमेंशन होगी M/L/T⁻³ A⁻⁻1। ये CBSE के एग्जाम में भी क्वेश्चन आ सकता है फील्ड को डिफाइन करने के लिए। तो आपको यही बेसिकली डिफाइन करना है कि द फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन यूनिट चार्ज, किसी भी यूनिट चार्ज पर, कौन सा चार्ज होगा? टेस्टिंग चार्ज पर कितना किसी के थ्रू इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाई हो रहा है, वो उसकी क्या होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। अब यहां पर एक चीज ध्यान देना कि जो ये चार्ज है Q चार्ज, अब यहां पर कैसा है? एक पॉइंट चार्ज है। यहां पर ये भी टेस्टिंग चार्ज भी पॉइंट चार्ज हो सकता है। इसके अलावा इस चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन भी होता है कि चार्ज किसी रॉड में भी हो सकता है, किसी पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन एरिया में भी हो सकता है, किसी पर्टिकुलर वॉल्यूम सेक्शन में भी हो सकता है डिस्ट्रीब्यूट। तो फिर वहां पर पर्टिकुलर चार्ज की वैल्यू क्या रखेंगे? तो पहले पॉइंट चार्ज के थ्रू फील्ड समझाऊंगा, फिर बाकी के थ्रू चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन समझेंगे। तो आइए देखते हैं चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज कितना होना चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज अगर देखोगे तो कितना होगा, थोड़ा ध्यान से देखना। देखते हैं इंटेंसिटी ऑफ
इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। ठीक है, टेस्टिंग चार्ज हम हमेशा एक पॉइंट ही मानेंगे। ठीक है, उस पर हम ज़्यादा कोई डिस्कशन नहीं करेंगे। जैसे मान लो अभी बाद में भी देखेंगे, ये पॉइंट चार्ज क्यू है, सोर्स चार्ज, और इससे r डिस्टेंस पर कोई पॉइंट P है जहां पर हमें इस चार्ज Q की इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए मैंने बताया क्या होती है, E इक्वल टू फोर्स अपॉन टेस्टिंग चार्ज। ये टेस्टिंग चार्ज यहाँ पर कोई Q नॉट रखा है। तो आपको पता है फोर्स का मैंने फॉर्मूला बताया था क्या, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो K Q नॉट अपॉन R स्क्वायर यहाँ रख दो, तो K Q नॉट अपॉन R स्क्वायर इंटू Q नॉट नीचे, Q नॉट से Q नॉट क्या हो गया, कैंसिल। तो E इक्वल टू कितना आ गया, K Q अपॉन R स्क्वायर। K की वैल्यू होती है, उसको रख दो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K अपॉन R स्क्वायर। ये होती है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फॉर एयर के लिए कितना होता है, 1 होता है, तो वो रख सकते हैं। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू मैंने कितनी बताई थी, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर बताई थी मैंने। समझना मेरी बात को। पॉइंट चार्ज के थ्रू देखो जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी होगी कितनी होगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। ये Q क्या है, ये सोर्स चार्ज का Q है। लेकिन जो यहाँ पर चार्ज होता है वो कौन सा होता है, वो टेस्टिंग चार्ज होता है। समझना मेरी बात को कि जो इस फॉर्मूले में F/Q0 है वो किस पर फोर्स लगेगा, टेस्ट चार्ज पर। और यहाँ पर जो फील्ड पर जो चार्ज है कौन लगा रहा है, Q, यानी कि जिसकी लग रही है। इसकी डायरेक्शन भी होती है पर्टिकुलर, वो डायरेक्शन क्या होती है उसको बता रहा हूँ। एक चीज ध्यान रखना, जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है वो फोर्स की डायरेक्शन के अलोंग होती है। इट्स डायरेक्शन अलोंग फोर्स। कौन सी फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स। लेकिन आगे मैग्नेटिक फील्ड में पढ़ेंगे तो उसकी डायरेक्शन नहीं होगी। जैसे कैसे होगी यहां पर बताता हूं। अगर कोई प्लस चार्ज है, अगर कोई प्लस चार्ज है जिसकी फील्ड निकालना है तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आउटवर्ड डायरेक्शन में होगी, बाहर की तरफ होगी। और अगर कोई नेगेटिव चार्ज है तो उसमें फील्ड की डायरेक्शन कैसी होगी, इनवर्ड होगी। इसमें कैसी होगी, आउटवर्ड। इसमें कैसी होगी, इनवर्ड होगी। समझ रहे हो। अगर कॉम्बिनेशन ऑफ चार्ज है तो कैसे, समझना मेरी बात को, मैं दिखा रहा हूं आपको। यहाँ पर देखो, जैसे मान लो एक प्लस की चार्ज है, एक माइनस की चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस से बाहर की तरफ, माइनस में अंदर की तरफ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन +2 माइनस होगी, +2 माइनस होगी। प्लस से बाहर की तरफ, प्लस से बाहर की तरफ, और माइनस में अंदर की तरफ। जो डायरेक्शन का फॉर्मेट होता है कैसा होता है, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज बेसिकली और कुछ नहीं होता, द डायरेक्शन ऑफ tangent on force, yeah, on the direction of force। जैसे ये लाइन कहां से आ गई, तो ये प्लस और माइनस के बीच जो फोर्स अप्लाई हो रहा है, अट्रैक्शन फोर्स, उसकी जो डायरेक्शन हम खींचें तो डायरेक्शन में एक टेंजेंट होगी। तो टेंजेंट की जो अलोंग डायरेक्शन होगी, वो टेंजेंट की अलोंग डायरेक्शन क्या होगी, आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ की डायरेक्शन होगी। यहाँ पर ये चीज ध्यान रखना, प्लस से बाहर की तरफ और माइनस में
अंदर की तरफ होती है। इसको हम एक नया टॉपिक भी बता सकते हैं। इसको बेसिकली एक नया टॉपिक होता है, सीबीएसई में पूछा जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक टॉपिक होता है बेसिकली इसका। उस टॉपिक को कैसे डिफाइन करना है देखो बताता हूँ, ठीक है। जिसे इसको कह सकते हो कि बेसिकली दैट गिव्स एक प्रकार का, कि इसको मैं एक लाइन लिखता हूँ यहाँ पर समझना। इलेक्ट्रिक चार्ज क्रिएट एन इलेक्ट्रिक फील्ड इन द स्पेस सराउंडिंग देम। एक जो चार्ज होता है वो अपने चारों तरफ एक प्रकार का स्पेस क्रिएट करता है, ठीक है। इट इज यूजफुल हैव अ काइंड ऑफ मैप दैट गिव्स द डायरेक्शन एंड इंडिकेट्स द स्ट्रेंथ ऑफ फील्ड इन वेरियस प्लेसेस नोन एज फील्ड लाइंस, ठीक है। इसको बेसिकली मिचेल फैराडे ने डिफाइन किया था, और इसको हम एक प्रकार से ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि एन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन is an imaginary line or curve drawn through a region of space so that its tangent at any point is in the direction of electric field vector at that point। एक प्रकार से क्या है, an electric field lines is an imaginary line or curve drawn through a region of space so that its tangent at any point is in the direction of electric field vector at that point। मतलब किसी पॉइंट पर जो ये लाइन होती है, ठीक है, वो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करती है। जैसे यहाँ पर ये फील्ड डायरेक्शन ऐसी होगी, यहाँ पर 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 ऐसी होगी, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती हैं वो टेंजेंट होती है एक प्रकार की किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर। यहाँ पर अगर फोर्स ना डिफाइन करना हो तो ये कह सकते हो एट पर्टिकुलर पॉइंट। एक पर्टिकुलर पॉइंट पर जो फील्ड की डायरेक्शन होती है उन सबका कॉम्बिनेशन क्या होता है, फील्ड लाइंस की डायरेक्शन को शो करता है। जैसे मैं अलग से एक बार और बताऊं तुम्हें, मान लो एक चार्ज क्यू है, तो इस पॉइंट पर डायरेक्शन ऐसे हो सकती है, इस पॉइंट पर ऐसे हो सकती है, मान लो माइनस ये है, इस पॉइंट पर ऐसे हो सकती है। इन सभी पॉइंट्स को अगर मिला दो, इन पॉइंट्स को सही मिला दो तो एक फील्ड लाइन की डायरेक्शन ऐसे बन जाएगी, ऐसे यहाँ पर ऐसे, यहाँ पर ऐसे, यहाँ पर ऐसे, यहाँ पर ऐसे, यहाँ पर ऐसे। इन सबको मिला दो तो क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। जैसे मैंने कहा इस पॉइंट पर डायरेक्शन फील्ड की क्या होगी, ऐसे हो सकती है, इस पॉइंट पर 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 ऐसे हो सकती है, फील्ड की डायरेक्शन। तो फील्ड की डायरेक्शन के सभी पॉइंट को मिला दो तो किसकी क्या बन जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बन जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बन जाएंगी। यही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करती है, ठीक है ना। ऐसे हो सकती हैं किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर, जैसे प्लस एक Q1 द्वारा यहाँ पर होगा, Q2 द्वारा यहाँ पर होगा, तो ऐसी डायरेक्शन पूरी बन जाएगी। समझ रहे हो कि समझ रहे हो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को शो करता है। मैंने एक चीज़ और बताई आप सभी को कि जो प्लस होता है, ठीक है, प्लस में बाहर की तरफ फील्ड डायरेक्शन होती है और माइनस में अंदर की तरफ फील्ड डायरेक्शन होती है। इतना याद रखना है आपको, क्योंकि ये चीज अगर भूल गए तो दिक्कत हो जाएगी। आप यहां से क्वेश्चन भी आते हैं। चलिए इसमें एक, अब देखो ये तो बात थी पॉइंट चार्ज की, किसकी थी, पॉइंट चार्ज की।
अब थोड़ा सा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में समझ लेते हैं कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसे समझेंगे। तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को मैं एक थोड़ा सा समझा दे रहा हूँ। कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से ही हम आगे समझेंगे कि कैसे वेरियस टाइप से चार्ज डिफाइन होता है, क्योंकि पॉइंट के रूप में चार्ज रहे इसका ये कोई जरूरी नहीं है, ठीक है ना। तो मैं एक हेडिंग डालता हूं ऊपर, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बेसिकली 3 टाइप का होता है। कितने टाइप से? 3 टाइप से। नंबर फर्स्ट, नंबर सेकेंड एंड नंबर थर्ड। पहला होता है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। दूसरा होता है सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और तीसरा होता है वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। फर्स्ट हो गया लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, दूसरा हो गया सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और तीसरा हो गया वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पर लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एक लाइन में डिस्ट्रीब्यूट होता है, एक लाइन इंस्ट्रूमेंटल में। वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वॉल्यूम में, सरफेस एक सरफेस में। कैसे, थोड़ा समझिएगा इस चीज को। जैसे मान लो एक लाइन है, इस लाइन में मैं पॉजिटिव चार्ज थोड़ी देर के लिए डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूँ। इस लाइन की टोटल लेंथ L है, टोटल चार्ज Q है। तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे? लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बेसिकली इसको हम लेमडा से लिखते हैं, इसको सिग्मा से, और इसको रो से, इसको रो से। यहाँ लेमडा इज इक्वल टू होता है द चार्ज ऑन पर यूनिट लेंथ, द चार्ज ऑन पर यूनिट लेंथ, लेमडा इज इक्वल टू Q बाई L। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन किसी सरफेस एरिया पर, मान लो इसमें टोटल चार्ज प्लस Q है और टोटल इसका एरिया A है, तो टोटल चार्ज ऑन पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और मान लो कोई वॉल्यूम एलिमेंट है, वॉल्यूम एलिमेंट पर टोटल चार्ज Q है, इसका वॉल्यूम V है, तो टोटल चार्ज ऑन पर यूनिट वॉल्यूम इज नोन एज वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्या होता है? वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसको सपोज करो एक छोटा सा इसका सेगमेंट ले लो dl, जिसमें चार्ज कितना होगा? dq। इसको मैं लेमडा को लिख सकता हूं dq अपॉन dl। तो यहां से dq कितना आ जाएगा? लेमडा इंटू dl। तो q यहां से टोटल कितना आ गया? इंटीग्रेशन कर दो, इंटीग्रेशन ओवर लेमडा d, लाइन इंटीग्रल होता है। ये पूरी लाइन पर चार्ज आ जाएगा। यहाँ पर अगर इसका छोटा सा एलिमेंट एरिया का dA ले लो, इस पर चार्ज है dQ, तो यहाँ पर सिग्मा कितना हो जाएगा? dQ अपॉन dA। यहाँ से dQ कितना आ गया? सिग्मा इंटू dA। यहाँ से चार्ज ऑन टोटल सरफेस कितना हो जाएगा? इंटीग्रेशन, सरफेस इंटीग्रेशन, ये एरियल इंटीग्रेशन, सिग्मा इंटू dA। सिग्मा कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा। वॉल्यूम के लिए अगर यहाँ पर छोटा सा वॉल्यूम एलिमेंट dV है जिसमें चार्ज dQ है, तो यहाँ पर जो रो होगा वो क्या होगा? dQ अपॉन dV। यहाँ से Q कितना आ जाएगा? डायरेक्ट लिख देता हूँ, रो dV का इंटीग्रेशन। ये वॉल्यूम इंटीग्रल है, ये सरफेस इंटीग्रल है, और ये लाइन इंटीग्रल है। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? तो यहाँ पर अगर छोटे एलिमेंट में एरिया और वॉल्यूम में अगर दिया है आपको, तो
टोटल चार्ज पूरी बॉडी पर अगर निकालना है तो कैसे निकालोगे, Q इक्वल टू इंटीग्रेशन लेमडा डीएल सिग्मा डीएल और रो डीएल। लेमडा सिग्मा और रो क्या है आपके, ये बेसिकली आपका कांस्टेंट है। पहला किसका है, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का, दूसरा सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का, तीसरा वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का। अगर इनकी थोड़ा सा एडिशनल बात करूँ मैं, ये सब एक प्रकार की स्केलर क्वांटिटी होती है, कोई वेक्टर क्वांटिटी नहीं होती। इसका जो यूनिट होगी लेमडा की वो कूलाम पर मीटर होगी, इसकी जो होगी कूलाम पर मीटर स्क्वायर, और इसकी जो होगी कूलाम पर मीटर क्यूब। इसकी डायमेंशन होगी क्यू की होती है 80, इसकी होगी, इसकी जो डायमेंशन होगी 80, नीचे एल है तो एल माइनस 1, इसकी डायमेंशन होगी 80 एल माइनस 2, और इसकी डायमेंशन होगी 80 एल माइनस 3, क्योंकि एल क्यूब मीटर क्यूब का वॉल्यूम का होता है, मीटर क्यूब वॉल्यूम का होता है, तो वहां पर इस वजह से यहाँ पर इसकी डायमेंशन क्या होगी 80 एल माइनस 3। तो तीन प्रकार के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हुए, लीनियर, सरफेस और वॉल्यूम। लैम्डा इक्वल टू चार्ज पर यूनिट लेंथ, सिग्मा इक्वल टू चार्ज पर यूनिट एरिया, और रो इक्वल टू चार्ज पर यूनिट वैल्यू, जो इसको हमेशा डिफाइन करेगा। अब आइए पढ़ते हैं कुछ वेरियस टाइप की बॉडीज की इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे, उसका क्वेश्चंस कैसे आएंगे एग्जाम में। तो मैं एक बेसिक एग्जांपल अगर आपको दूं, तो एक इन्फिनाइट चार्ज, पॉजिटिव चार्ज वायर के थ्रू एक इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, आज ये उसको निकाल के देखते हैं, जिससे फिर आपको आइडिया लग जाएगा कि कैसे निकालना है। सॉरी, व्हाट इज दिस यार, पेज को थोड़ा सा सेक्शन कर दूं, ठीक। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू सिंपल सा, मान लो एक रिंग की बात अगर कर लो मैं, यूनिफॉर्म रिंग, ठीक है ना, यूनिफॉर्म पॉजिटिव चार्ज रिंग। पॉजिटिव चार्ज रिंग के थ्रू कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे, तो आइए इसको समझते हैं। जैसे मान लो ये रिंग है जिसकी रेडियस a है, और इसके सेंटर से इसका टोटल चार्ज है आपका प्लस, सब जगह पूरे सरफेस पर है, ठीक है। और मान लो इससे r डिस्टेंस पर, सेंटर से एक्सिस पर r डिस्टेंस पर कोई पॉइंट P है, यहाँ पर हमें इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। देखो इसको फाइंड करने का तरीका क्या है, आपको पता है, मैंने बताया था पॉजिटिव चार्ज बाहर की तरफ होगा, ये सरकमफेरेंस पर पूरा चार्ज है। तो मैं इसका एक छोटा सा एलिमेंट ले लूँ यहाँ पर सरफेस पर dq, जिसकी लेंथ में मान लूँ dl, और यहाँ से P पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले तो बाहर की तरफ होगी de, ओके। इसकी लेंथ को मैं थोड़ी देर के लिए मान लेता हूँ x है, या एक काम करो, इसको x डिस्टेंस मान लो और ये डिस्टेंस हम r मान लेते हैं, ठीक है। ये डिस्टेंस हम x, r इक्वल टू आपको पता है क्या हो जाएगा, अंडर रूट कि a है तो a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखो DE है तो DE के दो कंपोनेंट होंगे, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल। ये एंगल थीटा मान लो, तो ये DE cos थीटा होगा,
ये डी ई साइन थीटा। अगर नीचे वाले एलिमेंट की बात करो, इसकी भी यहां से पी पर फील्ड कितनी होगी, ये डिस्टेंस एक्स है, यहाँ ये आर हो जाएगी, आर इक्वल टू ए बी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस, इसका भी ये कंपोनेंट कितना आएगा डी ई। देखो ये थीटा तो ये भी थीटा रहेगा कि यूनिफॉर्म रिंग है, डी ई के नीचे कंपोनेंट कितना होगा डी ई कॉस थीटा, और ऊपर कंपोनेंट कितना होगा डी ई साइन थीटा। देखो डी ई साइन थीटा अपोजिट ही कैंसिल हो जाएंगे, सभी के सभी कौन से बच रहे हैं डी ई कॉस थीटा। तो मतलब अगर टोटल रिंग के थ्रू अगर इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी पर निकालें, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी, ठीक है ना, तो कितना होगा E इक्वल टू होगा इंटीग्रेशन ऑफ इसका डी ई कॉस थीटा का। तो जो डी ई कॉस थीटा है इस एलिमेंट का, 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 सबका नेट होगा, टोटल होगा, क्योंकि वर्टिकल कंपोनेंट डी ई साइन थीटा तो एक दूसरे के, इसका कंपोनेंट इससे कैंसिल, इसका कंपोनेंट इससे कैंसिल, इसका कंपोनेंट इससे कैंसिल हो जाएंगे। अब देखो डी ई की वैल्यू कितनी होगी, तो डी ई की वैल्यू वही क्या होती है के क्यू, क्यू की वैल्यू डी क्यू होगी अपॉन आर स्क्वायर होगा, ये आर नीचे भी आर, हर एक के लिए आर होगा डिस्टेंस, आर की वैल्यू रख देंगे बाद में। यहाँ से कॉस थीटा भी देख लो, कॉस थीटा कितना आएगा, देखो ये थीटा है, ये भी थीटा होगा, ये ए है, तो यहाँ से कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है ना, तो बेस क्या होता है एक्स और वर्टिकल क्या है ए, बेस अपॉन सॉरी क्या होता है, हाँ बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है, तो हाइपोटेनस क्या है आर, इसका होगा एक्स बाई आर, एक्स बाई आर की वैल्यू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, बाद में देखेंगे। तो देखो यहाँ पर मैं ई की वैल्यू रखता हूँ, ई इक्वल टू इंटीग्रेशन के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर कॉस थीटा। अब थोड़ा डी क्यू के बारे में देखो, तो पता है लाइन इंटीग्रल क्या होता है, मैंने बताया था डी क्यू बाई डी एल, तो यहाँ से डी क्यू कितना आ जाएगा लेमडा इंटू डी एल आएगा ना, यहाँ रख दो, के कांस्टेंट है बाहर रख दो, आर भी कांस्टेंट है क्योंकि ये जो डिस्टेंस होगी सबकी क्या होगी कांस्टेंट होगी, अपॉन आर स्क्वायर भी कांस्टेंट, इंटीग्रेशन। देखो एंगल में भी इंटीग्रेशन नहीं है तो एंगल भी बाहर आ सकता है, बाद में ले लेंगे। तो डी क्यू की वैल्यू है लेमडा डी एल कॉस थीटा, यहाँ से बाहर क्या क्या आया, के बाहर आया, लेमडा बाहर आया, कॉस थीटा बाहर आया, अपॉन आर स्क्वायर बाहर आया, इंटीग्रेशन में क्या बचा डी एल, ये ई है एट पॉइंट पी। अब ध्यान से देखना बेटा, मैं कैमरा लेता हूँ, ध्यान से देखो, डीएल का मतलब क्या है, टोटल सरकमफेरेंस, इसका इंटीग्रेशन लाइन इंटीग्रल यही तो है ना, डीएल का एल होगा, एल का कहाँ से 0 टू टोटल लेंथ, और टोटल लेंथ कितनी होगी पाई आर 2 पाई आर, यहाँ से ई पी कितना आ गया के लेमडा कॉस थीटा इंटू इंटीग्रेशन डीएल का कितना होगा एल होगा अपॉन आर स्क्वायर, एल कहाँ से कहाँ तक 0 से 2 पाई आर तक, भाई टोटल लेंथ 2 पाई आर ही तो है कि नहीं, तो ये आपका ई पी आ जाएगा के लेमडा कॉस थीटा इंटू 2 पाई आर अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है ना। जरा ध्यान से देखो, यहाँ पर मैं इतना सबकी वैल्यू रख दो, देखना, तो ई पी इक्वल टू के की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट मान लीजिए थोड़ी देर के लिए, कितना है 1 है, तो 1 हो गया, लेमडा अपॉन आर स्क्वायर
अब कॉस थीटा की वैल्यू मैंने क्या बताई अभी आपको, ये कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है, ये एक्स अपॉन ए स्क्वायर अपॉन एक्स अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो अभी यहाँ पर मैं आर ही रख देता हूँ, ठीक है ना, तो एक्स अपॉन आर, ठीक है। और यह हुआ इंटू 2 पाई आर, ये 2 पाई आर डी एल टी, तो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो उसको ऐसे लिख सकते हो 1 अपॉन 4, 2 टू द 4 भी काट दो ना यार, 2 टू द 4, सॉरी यहाँ पर ई पी इक्वल टू लैम्डा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट एक्स अपॉन आर, एक आर कैंसिल, आर स्क्वायर, तो लैम्डा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट एक्स अपॉन आर की वैल्यू कितनी है, ए स्क्वायर प्लस एक्स। थोड़ा सा इसमें मुझे लग रहा है क्योंकि यहाँ पर कुछ ना कुछ दिक्कत हो सकती है। इसका टोटल लेंथ तो एल आ गया, तो टोटल लेंथ एल आ गया, तो यहाँ से ये कैंसिल होनी चाहिए ना। सेकंड फिर से देख लेते हैं। ओह शिट, ये तो मिट गया यार, क्या होता है, अलग से थोड़ा दिखा देते हैं। ये पेन डिस्टर्ब हो जाता है, नए पेज में देख लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है ना, आगे ठीक। देखो यहाँ पर क्या था, मैं अलग से इसमें दिखा देता हूँ आपको, यहीं पर तो था, हाँ यही तो है। अरे चिंता की बात नहीं है यार, होता है थोड़ी मोड़ी कैलकुलेशन मिस्टेक, सबसे होती है, कैलकुलेशन मिस्टेक ही हमें सुधारना। हमने बेसिकली ई निकाला था इंटीग्रेशन डी ई कॉस थीटा, ठीक है। तो यहाँ पर सबकी वैल्यू रख देता हूँ। डी ई की वैल्यू है के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर, कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है, एक्स अपॉन आर। तो यहाँ से डी क्यू कितना बताया था मैंने, डी क्यू इक्वल टू लैम्डा डी एल। डी एल क्या है, टोटल सर्कमफेरेंस, तो टोटल सर्कमफेरेंस कितना होगा, 2 पाई आर होगा, बिल्कुल होना चाहिए 2 पाई आर। तो जब 2 पाई आर होगा एक काम करते हैं ना, हाँ हम यहाँ पर इंटीग्रेशन डीएल के टर्म में ना करेंगे, डीएल के टर्म में किया तो ये आया ना आपका, ये डीएल के टर्म में किया तो ये आया, लेकिन अगर डीएल के टर्म में ना करो तो कितना आएगा। तो अगर देखो ध्यान से, मैं डायरेक्ट करता हूँ, क्यों बार बार डीएल के टर्म में करना, हम डीएल में एप्सिलॉन नॉट गायब हो जा रहा है तो दिक्कत हो जा रही है ना। तो यहाँ पर देखो डीएल के टर्म में ना करो, यहाँ पर डीएल के टर्म में ना करो, डी क्यू का बस होगा ना, के एक्स अपॉन आर क्यूब इंटीग्रेशन डी क्यू किया जाएगा, के क्यू एक्स अपॉन आर क्यूब, और आर की वैल्यू कितनी है, के क्यू एक्स अपॉन आर की वैल्यू है वही, यहाँ पर देख लो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो आएगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट होता है, अंडर रूट 1/2, और यहाँ क्यूब लगा है तो कितना होगा, पावर में 3/2। इसको एक साथ लिख लेता हूँ मैं, 1 के की वैल्यू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। ये बेसिकली फील्ड है किस पर,
इस रिंग की सेंटर से जो x डिस्टेंस पर पॉइंट P है, इसकी रेडियस a है, टोटल चार्ज q है, तो उसके थ्रू यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आई 1/4 QX² + a²। यहाँ पर वही कहानी थी कि इन सब के फील्ड निकाल लिए कंपोनेंट के, इसका ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कॉस वाले सब इंटीग्रेट कर दिए, ये देखिए, और जो वर्टिकल वाले कंपोनेंट है वो क्या हो गया, कैंसिल हो गए। यहाँ पर ये आ गया। एक बार इसको ध्यान से देख लेना सिस्टमेटिक ढंग से। यहाँ पर पूरा लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग डीएल के टर्म में भी कर सकते हैं, इसलिए मैं डीएल के टर्म में नहीं बता रहा। चलिए अब आगे देखते हैं। यहाँ तक हो गया। अब ये कहता है, देखो रिंग का हुआ, रिंग में एक स्पेशल केस भी देख सकते हो तुम लोग। स्पेशल केस कैसे, यहाँ पर इसे मैंने निकाला कि ये है फार्मूला आपका। यहाँ पर एक स्पेशल केस ये है बेटा कि इस रिंग के सेंटर पर कितना होगा। सेंटर पर बात करो तो x कितना होगा, एट सेंटर x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। जब x की वैल्यू 0 हो जाएगी बेटा सेंटर पर, तो e की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x की 0 रखो, e की भी कितनी होगी, 0 ही होगी। समझ में आया कि नहीं आया, क्योंकि x की वैल्यू 0 है तो e की वैल्यू भी 0 होगी। ठीक है। अब ये फार्मूला बेसिकली क्या है, लीनियर टर्म में है, x की किस में डिपेंड है, लीनियर टर्म में, क्योंकि ये तो r, ये r सबके लिए क्या फिक्स है, ये तो बदलेगा नहीं। बदलेगा कौन, x। इसका ग्राफ अगर बनाना चाहो तो लीनियर फॉर्म में इंक्रीज होगा। जितना दूर जाओगे, जितना दूर जाओगे, x की वैल्यू इंक्रीज होने से वो उस हिसाब से वैरी करेगा। समझ में नहीं आता। अगर पहला पॉइंट कहो तो सेंटर पर 0 हो गया, ठीक है। इसके बाद जैसे जैसे x बढ़ेगा, x की दो वैल्यू होंगी। एक तो x r के इक्वल हो जाएगा, r का मतलब रेडियस a के इक्वल होगा, तब तक फील्ड क्या होगी, बढ़ेगी। ऐसे सेंटर पर x 0 है तो e भी क्या होगा, 0। इसके बाद बढ़ेगा, कहाँ तक बढ़ेगा, जब x की वैल्यू रेडियस की इक्वल होगी, ठीक है। तो बढ़ने के बाद फिर उसके बाद क्या होगा, घटेगा। उसके बाद क्या होगा, घटेगा। यहाँ पर क्या है, x = a, यहाँ पर e की वैल्यू होगी कितनी, मैक्स। यहाँ a हो जाएगा, यहाँ a हो जाएगा, a² कैंसिल, कांस्टेंट वैल्यू हो जाएगी। इसके बाद क्या होगा, फिर डिक्रीज होना शुरू होगी। x की वैल्यू नीचे डिनोमिनेटर में है तो वही क्या होगी, बढ़ने लगेगी। तो बढ़ते वो और बढ़ती है। एक बार इसको ध्यान से देख लेना, ठीक है ना। चलिए अगला टॉपिक एक बताते हैं। दो मिनट का ब्रेक ले लो, कोई दिक्कत नहीं।